हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप सबने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। टीजीटी, पीजीटी और एनी एसएससी एग्जाम, एनी एनडीए, जहां कहीं पर भी आपकी मैथ्स आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की वीडियो भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कैरी करते हुए नए सेशन नंबर 2 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। सो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आपकी प्रैक्टिस कभी रुके ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई एक संख्या दे रखी है आपको और निम्न संख्याओं में से किससे भाज्य नहीं है। हमें देखना है कि संख्या किससे डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम इस नंबर को देखेंगे कि ये नंबर किन से डिवाइड हो रहा है और किन से डिवाइड नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑप्शन है 4। तो ये देखना है कि नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। उसके लिए लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। 24 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4 से डिविजिबल है नंबर, ठीक है। ये नंबर 4 से डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट 6 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होगा इजीली, पता है हमें, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, हमारे पास 4 है। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको इसके सभी डिजिट्स का सम क्या होगा। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो नंबर है 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन सभी डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 27 और 27 हमारे पास 3 से डिवाइड होगा तो ये 6 से भी यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। हमें चेक करना है कि डिविजिबल किससे नहीं होगा। नेक्स्ट है 8। तो 8 से डिविजिबल देखने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को देखते हैं। अगर 8 से डिविजिबल है कंप्लीटली तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो 724 724 8 से डिवाइड है कि नहीं है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा हमारे पास। नेक्स्ट 11। तो 11 से डिविजिबल के लिए क्या करते हैं, ओड प्लेस के ऊपर जितने भी डिजिट्स उनका सम करते हैं, माइनस करते हैं इवन प्लेस के ऊपर डिजिट्स के सम को, और वहां पर जो नंबर आता है, जो रिजल्ट आता है, वो हमारे पास 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये नंबर हमारे पास 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि हमने चेक किया ये नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा। लास्ट के 3 डिजिट्स को हमने चेक कर लिया कि डिविजिबल है तो है, अगर नहीं हो रहा तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो 724 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एक अभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर प्लस 2 क्या होगी हमारे पास। हमें p की वैल्यू क्या लेनी है, प्राइम नंबर्स लेने हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेना है। तो प्राइम नंबर्स की वैल्यू हम ले सकते हैं 5 7 11 करके, और p स्क्वायर प्लस 2 में हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो p की वैल्यू अगर हमने 5 पुट की तो 5 करने से क्या आएगा, 25 प्लस 2 27। तो 27 तो यहाँ पर डिविजिबल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शंस से देखेंगे कि ऑप्शंस के अंदर से हम किन ऑप्शंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नेग्लेक्ट करने से भी हम क्या करते हैं कि ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर होता है उसके ज्यादा क्लोज पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास p की वैल्यू 5 रखने से क्या आया, 27, और 27 रिजल्ट आया है। तो यहाँ से देखो दो ऑप्शन तो यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ये बोल रहा है सदैव सम होगा, हमारे पास 27 आया है तो जो ओड नंबर है। नेक्स्ट सदैव अभाज्य होगा, हमेशा प्राइम, तो प्राइम भी नहीं आ रहा, 27 तो प्राइम नहीं है, ओड है। अब नेक्स्ट बाकी के दो ऑप्शन बचे हैं। इन दोनों ऑप्शन में देखो सदैव भाज्य है, हमेशा डिविजिबल है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, भाज्य तथा अभाज्य हो सकता है, डिविजिबल है और प्राइम भी हो सकता है कभी कभार। तो इसके लिए हम एक दो वैल्यूज और पुट करेंगे। p की वैल्यू 7 पुट करके देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 2 कितना हो गया, 51। सो 51 भी यहाँ पर डिविजिबल आ रहा है। तो यहाँ से हमने ओवरऑल क्या पता किया कि पूरा का पूरा जो ये p स्क्वायर प्लस 2 जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, p की वैल्यू प्राइम रखने से ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्राइम की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो हमारे पास ऑलवेज जो रिजल्ट आएगा हमेशा क्या आएगा, डिविजिबल होगा वो रिजल्ट, सदैव भाज्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांक 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 99 फैक्टोरियल में इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा। तो यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। तो फैक्टोरियल की फॉर्म में है तो यूनिट डिजिट के लिए हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल और उससे आगे जितने भी आपके फैक्टोरियल्स हैं उन सभी को जब हम सोल्व करते हैं तो उनके ऊपर यूनिट डिजिट के प्लेस पर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। सोल्व करके देख लो, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है, यूनिट डिजिट 0। फिर 120 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें सिर्फ चेक कहाँ तक करना है, 4 फैक्टोरियल तक हमें चेक करना है। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल तक हम चेक करेंगे, आगे जितने भी होंगे उनको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की क्या होती है 24, और बाद में जितने भी हमारे पास जो नंबर आएंगे उनके ऊपर यूनिट डिजिट के ऊपर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस के ऊपर बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे 0 आएगा। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 24 कितना हो गया, 33। तो 33 के अंदर यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 3। तो देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो यूनिट प्लेस के ऊपर यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 3। डन। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
देखो स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या दे रखा है 0.289 अंडर रूट अपॉन में 0.00121। तो हमें पता है कि 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन दोनों को तो स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और ये जो पॉइंट है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके जितने जीरोस कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे और जिसका स्क्वायर बन रहा होगा उसको स्क्वायर की फॉर्म में रख देंगे। तो 289 का स्क्वायर क्या है 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर और बाद में यहाँ पर जीरोस 3 जीरोस होंगे 3 जीरोस यहाँ से कैंसिल कर देंगे 2 जीरोस बचेंगे तो उनको हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और नीचे ये लिख देंगे हम 11 का स्क्वायर। ऊपर अंडरूट है अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कर देंगे कैंसिल और रिमेनिंग क्या होगा 170 अपॉन 11 170 बटे 11। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल ब्लैंक्स के बराबर होगा। देखो ये आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट ध्यान रख सकते हो आप कि कोई भी दो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमेशा उन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होता है और एलसीएम जो हम निकालते हैं उनका प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या आएगा 12 और 2 और 6 का जब हम एचसीएफ देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2 आ रहा है और लिस्ट कॉमन मल्टीपल 6 आएगा। तो एचसीएफ 2 और एलसीएम 6 दोनों को मल्टीप्लाई करो अगेन क्या आ गया 12 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास में रिजल्ट एग्जाम्पल से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं और डायरेक्ट स्टेटमेंट भी इसको हम याद रख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल संख्या आप कोई भी ले सकते हो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू आप लेकर के देख लो रिजल्ट के अंदर पुट करके देखो ये वेरीफाई होगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है भाई एलसीएम और एचसीएम का गुणनफल कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है क्या किया हमने दो संख्याएं ली दोनों संख्याओं का हमने पहले मल्टीप्लाई करके देखा देन हमने उनका एचसीएफ निकाला एलसीएम निकाला दोनों को निकालने के बाद में उनका मल्टीप्लाई करके देखा दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। ठीक है तो यहाँ से हमारे स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 127 फैक्टोरियल ऑन सिंप्लीफाइंग। 127 फैक्टोरियल को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके ऊपर इस 127 फैक्टोरियल को ओपन करने के बाद में इसके एंड में कितने जीरोस आते हैं। तो जीरोस का मतलब क्या हुआ कि 127 फैक्टोरियल को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अंदर कितने 10 आ रहे हैं यानी कि जब हम देखेंगे कि इसके अंदर 10 कितनी बार आ रहा है तो वहां से हम पता कर लेंगे कि इसके अंदर जीरोस कितने आ रहे हैं। तो 10 फाइंड आउट करने के लिए हमें 10 के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में उसको डिवाइड करना पड़ेगा और 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं 2 और 5। ठीक है तो 10 को हमने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि 127 फैक्टोरियल को इसके अंदर हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है यानी कि 127 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है और 127 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है और उन दोनों में से जो मिनिमम पावर होगी वही हमारा इसमें जीरोस आ जाएंगे कि उतने हमारे पास जीरो होंगे। तो 127 फैक्टोरियल को हमें जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं ना एचसीएफ निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से निकालेंगे। तो इसके हम 2 से डिवाइड करेंगे 127 को। जरूरी नहीं है आपका नंबर कंप्लीट डिवाइड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो 2 6 जा 12 2 3 जा 6 अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 2 1 जा 2 दोबारा से कर दे 15 7 आ गया एंड अगेन 2 3 जा 6 एंड अगेन 2 1 जा 2। कंप्लीट डिवाइड हो वो जरूरी नहीं है मैं दोबारा से बता रही हूँ। अब क्या करना होगा 2 की हमें हाईएस्ट पावर देखनी है कि 2 हमारे पास 127 फैक्टोरियल में कितनी बार आ रहा है। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे इन सभी नंबर्स को जोड़ देंगे और ये जो नंबर आएंगे हमारे पास इतनी बार हमारे पास 2 रिपीट होगा। जिन सबको ऐड करो कितना आ रहा है 7 3 10 11 तो टोटली कंबाइन करने पर कितना आ रहा होगा 120 120। ठीक है तो 120 यहाँ पर ये 2 की पावर आ जाएगी यानी कि 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है 120 बार आ रहा है। अब इसी तरीके से हम 5 का निकाल देंगे 127 फैक्टोरियल के अंदर 5 से हम क्या करेंगे डिवाइड 5 2 10 5 5 25 अगेन 5 5 25 और सेम इसी तरीके से सिर्फ इन्हीं नंबर्स को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 5 की इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी 31। तो हमने 2 की हाईएस्ट पावर निकाल ली कि 2 कितनी बार आ रहा है 127 फैक्टोरियल के अंदर और 5 कितनी बार आ रहा है। अब 10 निकालने मतलब कितने जीरोस आ रहे हैं तो 10 की पावर निकाल लेते हैं। 10 की पावर निकालने के लिए इन दोनों में से जो मिनिमम पावर होगी वही यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगी। मिनिमम कितनी है 31 तो 10 की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी 31 मतलब 127 फैक्टोरियल में एंड में कितने जीरोस आएंगे 31 जीरोस आएंगे। डन क्लियर हुआ। चलो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर 31। डन आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Euclid division lemma states that for any positive integers a and b there exist unique integer
Q and R such that A equals to BQ plus R, where R मस्ट सेटिस्फाई। तो रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है? यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा है कि जिसके अंदर डिवाइडेंट, डिविजर, क्वोशंट और रिमाइंडर का एक रिलेशन होता है। ये यहाँ पर रिलेशन में रिमाइंडर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन डिविजर होता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास में डिविजर क्या है? डिविजर यहाँ पे बी है और क्यू क्वोशंट है। तो यहाँ पे रिमाइंडर की कंडीशन क्या होगी? आर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो देखो कि ये रिलेशन यहाँ पर इनमें से कौन से ऑप्शन में आ रही है? आर की कंडीशन कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट है उनको हमें यहाँ पे चेक करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। कि कोई भी दो इरेशनल नंबर्स है उनका हम सम करते हैं और उनका डिफरेंस करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल नंबर आए। सही है। एग्जाम्पल ले लो, 4 माइनस रूट 3 और एक दूसरा एग्जाम्पल लिया 2 प्लस रूट 3, दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स को अगर हम एडिशन करते हैं तो एडिशन करने पर क्या आएगा? रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा? 6 आएगा। तो क्या 6 हमारे पास में इरेशनल आ रहा है? नहीं, रैशनल भी आ रहा है ना। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट में क्या आ रहा है? सही बोल रहा है कि नीड नॉट बी इरेशनल। जरूरी नहीं है कि वो जो नंबर आए हमारे पास वो इरेशनल आए। एग्जाम्पल्स हमने देख लिया। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन में भी देख सकते हो, ठीक है, वहां पर भी रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास में इरेशनल ही आए। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या आ गया? यहाँ पे सही हो गया कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। दिस इज ट्रू, करेक्ट है स्टेटमेंट। अगला देखो, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। कि दो हमारे पास में कोई भी इरेशनल नंबर्स हैं, उन दोनों इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो हमारे पास में इरेशनल ही आए, ऐसा जरूरी है? ये भी जरूरी नहीं है। आप रूट टू ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 आ गया। क्या 2 इरेशनल है? रैशनल आ रहा है एग्जाम्पल हमारे पास। दूसरा आप एग्जाम्पल ले लो, रूट 2 और रूट 3 लो, रूट 6 आ गया। तो ये इरेशनल भी आ रहा है। मतलब मल्टीप्लाई के अंदर, प्रोडक्ट करने के अंदर भी हमारे पास में ये स्टेटमेंट क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। कि कई बार हम क्या होता है, रैशनल इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो रैशनल भी आ सकता है और वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास में क्या क्वेश्चन गिवन है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट के अंदर हम इसको सही नहीं बोलेंगे। क्या प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या नहीं है? सही नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखो, फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स ए एंड बी द नंबर ए अपॉन बी इज इरेशनल। यहाँ पर इसने डिस्टिंक्ट बोल दिया। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं बोलता तो इसमें भी कोई जरूरी नहीं था इरेशनल आएगा, लेकिन इसने पहले क्या बोल दिया? हमें डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स लेने हैं ए एंड बी। तो अगर वो डिस्टिंक्ट हैं, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो वहां पर ए और बी को हम डिवाइड करेंगे दोनों इरेशनल नंबर्स को, तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा इरेशनल आएगा। अगर ए एंड बी डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर हैं तो ये ध्यान रखना। अगर डिस्टिंक्ट नहीं बोलता यहाँ पे तो इसके अंदर भी पॉसिबल है कि हमारे पास में रैशनल आ सकता था, क्योंकि सेम इरेशनल नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे रैशनल नंबर से, तो रिजल्ट वहां पर भी क्या आ जाएगा? हमारे पास रैशनल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर जो थर्ड है वो भी आपकी सही है। तो चेक करो कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टेटमेंट S1 और S3 यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बोला है, S2 S3 बोला है, S1 S2 बोला है और S1 अलोन। देखो ऑप्शन में मिस्टेक है यहाँ पे, इसमें S1 और S3। ठीक है, S1 और S3। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? गलत हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि हमारे पास रैशनल भी आ सकते हैं मल्टीप्लाई में और इरेशनल भी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 237 की पावर 610 में इकाई अंक क्या होगा? देखो यूनिट डिजिट चेक करना होता है तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस के ऊपर जो वैल्यू है उसी की हाईएस्ट पावर करके हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें देखो 237 में हम क्या करेंगे? सिर्फ 7 की पावर 610 देखेंगे। अब 7 की जब हम पावर्स करते हैं, 7 की पावर 1 किया तो 7 आएगा यूनिट डिजिट। 7 की पावर जब हम 2 करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। 7 की पावर 3 करेंगे यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। और 7 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1। तो हमने ये देख लिया कि 7 की पावर 4 करने पर हमारे पास में यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 7 की पावर 1 की तो क्या आया? 7। 2 करने पर 9 आ रहा है। 7 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो 3 आ रहा है। 7 की पावर 4 करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पर अगर हम 7 की पावर 4 के मल्टीपल में ले आए तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा फाइंड आउट करने के लिए कि यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास क्या डिजिट आ रहा है। तो 7 की पावर क्या है? देखो 610।
तो 4 के मल्टीपल के लिए हम क्या करते हैं, 610 को देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, और 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट में 10 को देखते हैं कितनी बार कंप्लीट बार डिवाइड हो रहा है। तो 4 टू जा 8, यानी कि 608 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और इसमें 2 पावर रिमेनिंग है। तो क्या लिख दूं मैं इसको, 7 की पावर 608 जो क्या है 4 का मल्टीपल है, इंटू 7 की पावर 2, दोनों का सेम ही आएगा, 7 की पावर 610 आ जाएगा। और ये हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, और 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आएगी वैल्यू 9 आएगी। यहाँ से 7 की पावर 4 का मल्टीपल है, और जो भी 4 का मल्टीपल होगा उसमें 1 की हाईएस्ट पावर चाहे कितनी भी कर दो, रिजल्ट 1 ही आएगा। और 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस के ऊपर 9। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चले अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशून्य परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होगा। अशून्य परिमेय संख्याएं नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, और परिमेय अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, इरेशनल नंबर्स। तो हमें नॉन जीरो रैशनल नंबर्स लेने हैं और इरेशनल नंबर्स लेने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या दे रखा है 1, क्या कभी 1 पॉसिबल है, नहीं। आप कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर लो ना, कोई भी लो, 1/5 लो, 1/7 लो, कोई भी लो, तो उनको जब हम रैशनल इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है, ना कभी वो रैशनल आएगा, ना ही कभी वो 1 आएगा। और जब हम नॉन जीरो रैशनल नंबर ले रहे हैं और उसको इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कभी रैशनल पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है ये भी। सो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। डन। सो आज के 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इजी भी थे, ठीक है, और एग्जाम्स में आपके काफी बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये वीडियो और भी लोगों के लिए यूजफुल हो सके, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।